गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के गद्य खंड के अध्याय 4 जिसका शीर्षक है नाखून क्यों बढ़ते हैं और इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो पाठ शुरू करने से पहले हम लेखक परिचय को जानेंगे, उनकी जीवनचर्या को जानेंगे, उसके बाद हम पाठ की तरफ बढ़ेंगे। जैसा कि बताया जा रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। द्विवेदी जी का साहित्य कर्म भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं पर उनके साहित्य के साथ इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता का गहनता में बैठकर उनका अगाध पांडित्य, नवीन मानववादी आलोचना की क्षमता लेकर प्रकट हुआ है। उनके अनुसार भारतीय संस्कृति किसी जाति की देन नहीं है, बल्कि समय समय पर उपस्थित अनेक जातियों के श्रेष्ठ साधनांशों के लवण संयोग से विकसित हुआ है। इनके द्वारा प्रमुख रचनाएं अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटुज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, वानभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्वा, अनाम दास का पोथा जो यह एक उपन्यास था, सुर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य की आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, विश्व भारती जो शांति निकेतन पत्रिका का संपादन है, पृथ्वीराज रासो, ये सब उनके प्रमुख रचनाएं हैं। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान एवं लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि मिली थी। आलोक पर्व जो उनकी प्रमुख रचना है, उनके लिए उनको ये उपाधियां मिली थी। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आदि में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पदों पर रहे थे। सन 1919 ईस्वी में दिल्ली में उनका निधन हो गया। तो हम लोगों ने हजारी प्रसाद के जीवन परिचय को जाना। अब हम लोग पाठ जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक ही बहुत रोचक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्या कारण है, क्या वजह है जो हमारे नाखून है वह बढ़ते हैं। या आए दिन हम लोग देखते हैं शौक से लड़का हो या लड़की हो या महिलाएं हो या पुरुष हो, जिनका शौक है वह बहुत नाखून बढ़ा के रखते हैं। तो नाखून बढ़ाने का कुछ तो वजह होगा, कुछ तो कारण होगा। आखिर वह क्या कारण है, उस कारण को हम लोग जानेंगे। जैसा कि पाठ को आप अध्ययन करिएगा तो पाठ में बताया जाएगा कि पुराने ज़माने में अपनी सुरक्षा के लिए लोग नाखून को बढ़ाते थे, लेकिन आए दिन आज तो फैशन के ज़माना है, पता नहीं आजकल फैशन की वजह से नाखून बढ़ाते हैं या उनका भी कुछ अपना कारण है। तो आइए हम लोग पाठ की ओर बढ़ते हैं। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। कुछ छात्र छात्राएं ऐसे होते हैं जो शिक्षकों से कभी कभी ऐसे प्रश्न कर डालते हैं जिससे शिक्षक भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, उनके प्रश्न के चक्कर में पड़ जाते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका।
हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तुम अगर उन्हें बढ़ने दें तो माँ बाप उसकर उन्हें डांट करते हैं। अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो अगर माँ बाप ध्यान देते हैं तो अपने बच्चों को वह डांटते हैं कि आखिर नाखून क्यों इतना बड़ा रखा है, नाखून इतना क्यों बड़ी रखी है। पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ते हैं, क्योंकि बोला जा रहा है हर तीसरे दिन हमारा नाखून क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। अगर उसको काट दीजिए वे चुपचाप अपना दंड को स्वीकार करते हैं, किसी से अब नहीं बोलते हैं कि मुझे मत काटो। पर निर्लज अपराधी, जो निर्लज, जो बेलज होता है, जिसकी कोई इज्जत नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं, वैसे अपराधी की बात फिर वह दूसरे दिन तीसरे दिन फिर बढ़ जाता है। आखिर ये इतना बेहया क्यों है, यानी आखिर ये इतना बेशर्म क्यों है। कुछ लाख वर्षों की बात है, यानी कुछ वर्ष पहले की बात है, जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष के जैसा। उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ही जरूरी थे। यानी पुराने ज़माने में जब हम लोग का जीवन वन मानुष की तरह, वानर की तरह, पशु की तरह था, तो उस समय समझ सकते हैं कि उस समय नाखून की बहुत आवश्यकता थी। असल में वह उसके अस्त्र थे। असल में बताया जाता है वह उसके अस्त्र थे, यानी वार करने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान आता था। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले और पेड़ की डालें काम में लाने लगा। रामचंद्र जी की वानरी सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे। उसने हड्डियों के भी हथियार बना लिए थे, और बताया जा रहा है कि हड्डियों का भी हथियार बना लिया जाता है। इन हड्डियों के हथियारों में सबसे मजबूत, सबसे ऐतिहासिक था देवताओं का, राजा का व्रज। और यह बताया जाता है इसके बारे में कि यह इंद्र का प्रमुख अस्त्र था, राजा का वर्ज, जो दिधीची मुनि की हड्डियों से बना था। मनुष्य आगे बढ़ा, उसने धातु के हथियार बनाए। अब धीरे धीरे क्या है, जैसे जैसे मनुष्य में बुद्धि विकसित हुआ, वह पत्थर, पेड़, नाखून को छोड़कर वह धातु के हथियार बनाना शुरू किए, जिसके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे। अस्त्र का वैसे हथियार है जो हम हाथ में पकड़कर चलाते हैं, शस्त्र है जो फेंककर चलाया जाता है, जैसे भाला। वे विजयी हुए। देवताओं के राजा तक को मनुष्य के राजा के लिए इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्य के पास लोहे के अस्त्र थे। असुरे के पास अनेक विद्याएं थी और लोहे के अस्त्र नहीं थी, शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीज़ें थी। आर्य विजय हुए। फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नाग हारे, सपूर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे। लोहे के अस्त्रों ने चारों तरफ बाजी मार ली। इतिहास जैसे जैसे आगे बढ़ते गया, पलीते वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम वर्षक वायुयानों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा, यह सबको मालूम है। एक शब्द इसमें आया है, पलीते वाली बंदूक। यह क्या होता है? तो पलीता, बंदूक अथवा तोप के रंजक में आग लगाकर जो मोटी बत्ती से आग लगाए, उसको पतीले वाले बंदूक के रूप में हम लोग बोलते हैं। नकधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे हमारा बुद्धि विकसित हुआ, हम लोग आगे की दुनिया में चलते गए, उस तरह हमारा दिमाग खुलता गया और नए नए आधुनिक हथियार का उपयोग आज हम लोग करते आ रहे हैं। लेकिन अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर सका। लेकिन इतना भी अस्त्र शस्त्र आधुनिक प्रयोग बन चुका है, लेकिन हमारा नाखून जो प्रकृति का देन है, यह भी आज हमारे लिए एक अस्त्र शस्त्र का ही काम कर रहा है। इससे हम वंचित नहीं हो सके हैं।
तुम वही लाख वर्ष के पहले की नख दंतावली जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरण करने वाले और चरने वाले। तत् कि मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने के लिए डांटता है। किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व वो अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटता रहा होगा, लेकिन प्रकृति की वह अब भी नाखून को जिलाए जा रहे हैं। लेकिन प्रकृति का धर्म आज भी हमारे सामने है। वह नाखून को हर एक तीसरे दिन वह जिलाए रखता है, वह बढ़ते जाती है। और मनुष्य है कि वह अभी उसे काटे जा रहा है। लेकिन मनुष्य क्या है, जैसे ही नाखून बढ़ जाता है उसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं। वे कमबख्त रोज बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता, उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए, यह उससे असहाय है। लेकिन यह भी कैसे कहूँ, नाखून काटने से क्या होता है? क्वेश्चन पूछा गया, आखिर नाखून काटने से क्या होता है? मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है, वह तो बढ़ती ही जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े ही हुआ है, यह तो उसका नवीनतम रूप है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। ये उसकी भयंकर पार्श्विक वृत्ति यानी पशु जैसा स्वभाव का जीवन प्रतीक है। मनुष्य की पशुता की जितना बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। यानी मनुष्य की पशुता है, यानी नाखून आप जितना बार भी आप उसको काट दीजिए, लेकिन वह क्या है, मरना नहीं जानती। वह फिर तीसरे दिन वह पुनः जीवित होकर बढ़ जाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोगों ने नाखून क्यों बढ़ते शीर्षक को समझा, लेखक के जीवन परिचय हजारी प्रसाद द्विवेदी को जाना, और नाखून बढ़ते के पेज नंबर 26 और 27 में जो पैराग्राफ हैं उसको पढ़ें और समझें। इस पैराग्राफ के अंदर 2-3 प्रश्न उठा कि आखिर नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून बढ़ने का कारण क्या है, नाखून हमारी रक्षा कैसे करते हैं, वह पुराने ज़माने में उसका उपयोग कैसे होता था, आज नाखून से जोड़ के आधुनिक युग में कैसे अस्त्र शस्त्र का प्रयोग हो रहा है, इन सारी बातों को बताया गया है। अगले वीडियो में हम लोग पेज नंबर 27 और 28 का जो शेष पैराग्राफ बच गया है उसके अर्थ को पढ़ेंगे और जानेंगे।